हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एसएससी, सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ही लोगों के लिए मैंने ये रीजनिंग का सेशन तैयार किया हुआ है, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा और ये आप देखेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को आप जल्दी ही कर सकते हैं। वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, क्या चीज़ें आपको पहले से पढ़ के रखनी है, तैयार करके रखनी है, ताकि हर एक जो सवाल है आपका 30 सेकंड के अंदर ही हो जाए। प्रयास यही करिए कि आप 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को कर लीजिए, ताकि आप बाकी की जो लोग हैं उनसे आगे रहें। ये एक तरह की रेस है जिसमें आप सारे सवाल सही करते हैं, ये मैटर नहीं करता। कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं, ताकि आपको पास नहीं होना है। जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें पास होना होता है, इसमें आपको टॉप पे रहना है, ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। ओके, तो ये 8वीं वीडियो है मेरी। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस पहले भी बनाई हुई थी, हालांकि उसके बाद ये क्रम ब्रेक हो गया था इसका। तो ये 8वीं वीडियो है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। लिखा हुआ है, इफ़ माइक्रोसॉफ्ट इज़ रिटन एज ये GULHLIXRN, हाउ गूगल कैन बी रिटन इन दैट कोड। कि अगर माइक्रोसॉफ्ट को इस तरीके से लिखा गया है तो गूगल के लिए कोड क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मैं एक 30 सेकंड का काउंटर यहाँ पे लगा देता हूँ और आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए कि आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने इसको सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा, तो आप खुद से देखेंगे कि इसमें कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की जो कोडिंग और डिकोडिंग होती है उसके लिए कई सारी चीज़ें आपके लिए अनिवार्य होती हैं कि आप उनको सबसे घर से ही समझ के रखिए, ताकि एग्ज़ाम में जाकर के आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो आप देखिए, बात करते करते ही 30 सेकंड कब ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो अगर आपने इसको लगा लिया है 30 सेकंड में, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं अगर आप लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट्स को सीखना होगा। अल्फ़ाबेट्स को सीखने का मतलब, मैं इसको कई बार पहले भी बता चुका हूँ रीजनिंग के वीडियोज़ में, कि आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानिए कि हर एक अल्फ़ाबेट जो होता है उसके अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, उसका जो नंबर पोजीशन होता है वो क्या होता है। तो आप एक ऐसे चार्ट सा बना लीजिए, और ये एग्ज़ाम में आपको बनाना नहीं है, आपको इसको एक तरीके से समझिए कंठस्थ कर लेना है, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। ओके, अगर दिमाग में ये बना रहेगा, एग्ज़ाम में आप बनाएंगे नहीं तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। ओके, अगर इसको एग्ज़ाम में आप बनाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, आपका समय फिर से वैसा ही जाएगा, मतलब आपका समय नष्ट होगा। RSTUVWXY और Z, इसको ऐसे हमने क्यों लिखा, ABCD से लेकर के फिर उल्टा ऐसे क्यों लिखा, आपको भी पता होगा। इसको इसलिए हमने ऐसा लिखा है ताकि हमको हर एक अल्फ़ाबेट के ठीक अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये हमको पता चल सके। ओके, जैसे A के अपोजिट में कौन सा है Z, इसी तरह Z के अपोजिट में कौन सा है A। दोनों ही चीज़ें होती हैं, एक ही नहीं। A के अपोजिट में Z, Z के अपोजिट में A। आपको इसको पढ़ लेना है, अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। B के अपोजिट में Y, Y के अपोजिट में B, C के अपोजिट में X, X के अपोजिट में C, डी के अपोजिट में W, W के अपोजिट में D। ऐसे ही इसको आप छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं निमोनिक्स होते हैं उसमें भी बना करके याद रख सकते हैं। हम लोगों ने जैसे याद रखे थे, अलग अलग जैसा आपकी परिस्थितियाँ उसके अनुसार। जैसे KP होता था तो कानपुर से इसको याद रख लिया था, तो K और P एक दूसरे का अपोजिट हैं। GT रोड होती है तो वैसे आपके अपोजिट होते हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे फ़नी निमोनिक्स आप बना सकते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाए। ओके, ये याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इनकी नंबर पोजीशन भी पता होनी चाहिए। जैसे A का जो पोजीशन होता है वो 1 होता है, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, फिर नीचे से 14, उधर से नहीं इधर से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये मैंने क्यों कहा कि आप इसके नंबर पोजीशन को भी याद रखिए। इन दोनों ही चीज़ों के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि जब भी हम कोडिंग एंड डिकोडिंग सॉल्व करते हैं
तो दोनों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अपोजिट्स के ऊपर भी और इनकी पोजीशंस को लेकर के भी बनते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा, चिंता मत करिए। ओके, ये अगर आपने इतना कर लिया, ओके, इतना अगर आपने कंठस्थ कर लिया अपने एग्ज़ाम से पहले, ओके, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे समय बचने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन करने का जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। आप देखेंगे, आपको देखते ही पता चलेगा क्या कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा लिखने की भी आपको जो टेंशन रहेगी वो अब नहीं रहेगी। ओके, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट को, ये लिखा हुआ है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि लिखने की जगह मिले। तो ये यहाँ पे कॉर्नर में कर दिया। अब हम माइक्रोसॉफ्ट कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा गया है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अब इसका कोड हम इसी के ठीक नीचे ही लिखेंगे, जो भी कोड इसका है। थोड़ा सा आप स्पेस दे करके रखिएगा, एकदम सटा करके मत लिखिएगा। तो एक के नीचे आप एक लिखिएगा। ओके, ऐसा ना हो कि आई का जो कोड है, मान लीजिए आई के नीचे यू है तो आप इसको इधर लिखिए। उसका रीज़न क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कई बार होता क्या है कि जब हम इसको क्रॉस करते रहते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, एक्स, आर और एन। ओके, अब आप देखिए ये क्या है, एम है। तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करिए तो सबसे पहले अगर ये देखिए कि जो यहाँ पे कोड लिखा गया है उतने ही आपके लेटर्स हैं यहाँ पे। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर एम के सामने ये क्या है, जी है, क्या इसका कोई रिलेशनशिप होता है। जब आपको दिमाग में आपको रहेगा कि एम और जी का वैसे कोई खास रिलेशनशिप नहीं होता है, एम के सामने एन होता है लेकिन जी तो बहुत पहले होता है। आप इधर से देखिए, आई है तो ये यू आ रहा है। ओके, यहाँ भी कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। सी है ये तो ये एल है। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे देखिए कि अच्छा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं। तो आप एक बार इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखिए कि एम यहाँ पे है तो इस तरफ से देखिए, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या है, एन है। ओके, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या है, आर है। आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या है, एक्स है। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आई है। यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे क्या आ गया, एल आ गया। ओके, ओ का अपोजिट एल। एस का अपोजिट क्या है, एच है। इसको हाई स्कूल से ऐसे याद किया था। ओ का अपोजिट क्या है, एल है। एफ का अपोजिट क्या है, यू है। और टी का अपोजिट क्या है, जी है। ये आपको समझ में आ गया। ये जो क्रम बन रहा है कैसे बन रहा है, ये जा कर के एन से कनेक्ट हो रहा है, आई जा कर के आर से, सी जा कर के एक्स से, फिर आर जा कर के आई से, फिर ओ एल से, और फिर ये इस तरीके से अपोजिट ऐसे कनेक्ट होते जा रहे हैं सारे के सारे। ओके, तो आपको ये जो चीज़ें आप कहेंगे कैसे हमको पता चले, कितना हमको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, ये चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाती हैं बहुत तेज़ी से। ओके, अब हमको जब ये पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, गूगल का हमको कोड लिखना है। ओके, तो गूगल का कोड अब लिखने में कोई दिक्कत परेशानी होगी क्या, नहीं होगी। आप उल्टा भी लिख सकते हैं। आपको पता है ई वाला जो होगा इधर सबसे पहले आएगा। तो ई का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है वी, तो हमने वी को यहाँ पे लिख दिया। एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, तो ओ को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे जी आ जाएगा। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। फिर डबल ओ है तो डबल ओ का मतलब यहाँ पे डबल एल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी, तो जी का अपोजिट क्या आ गया, टी। इसको आप पूरा ना भी सॉल्व करें तो भी आप धीरे धीरे करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत जब वी से हो रही है तो सेकंड वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। फिर वी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब वी के बाद अगर ओ आ रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा तीनों ऑप्शन वी के बाद ओ है। फिर अगला क्या है, टी आ रहा है, तीनों ऑप्शन में टी है। फिर अगला क्या है, एल है। तो अब देखिए एल कहाँ पे आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ये खैर मैच हो गया, लेकिन आप यहीं तक भी अगर केवल सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता थर्ड वाला इसका आंसर था। ओके, तो यहाँ से भी आप थोड़ा अपना समय बचा सकते हैं। तो ये जो टेबल है आप इसको बना लीजिए, इस टेबल को, और इसको प्रयास करिए कि आपको ये याद हो जाए नंबर पोजीशंस क्या हैं और यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये बनाना ना रहे। ओके, अगला हम कोडिंग डिकोडिंग का देखते हैं। लिखा हुआ है मोबाइल को, लिखा हुआ इफ़ मोबाइल इज़ रिटन एज NMCGMC हाउ सेल फोन कैन बी रिटन इन दैट कोड, कि मोबाइल को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो सेल फोन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या करें, इसको हम बना लेते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा गया है कोड। तो मोबाइल के लिए हम ऐसे बना लें कि ये मोबाइल है। अब इसका कोड क्या है, तो कोड है इसका
फिर है M, फिर है C, फिर है G, फिर है M, फिर है C। ओके, अब आप फिर से वही देखेंगे कि आपको अपोजिट देखना है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं M का अपोजिट N है, कोई यहाँ पे हो गया। O का अपोजिट M हो रहा है यहाँ पे, नहीं, O का अपोजिट M नहीं होता, O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। ओके, तो ये आपका अपोजिट नहीं हुआ, मतलब एक मिला तो जरूरी नहीं कि उससे सही हो गया, तो वो आपका गलत हो गया। बाकी अगर आप इसको सीरियसली देखिए तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे B का अपोजिट क्या होता है, Y नीचे कहीं है ही नहीं। I का अपोजिट R होता है, R नीचे है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट वाली जो कोडिंग डिकोडिंग है नहीं है, आप उसको आप ट्राई करना छोड़ दीजिए। अपोजिट वाली होती तो आप इसको आसानी से ट्राई करते। ओके, फिर दूसरी जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो क्या होती है, वो अब नंबर प्लेस के ऊपर आधारित होती है। ओके, उसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो रिवर्सली भी कनेक्ट हो सकती है, सीधा सीधा भी कनेक्ट हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें M से फिर ये N हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पे एक प्लेस बढ़ा दिया है। ओके, M से एक प्लेस हम आगे गए तो क्या मिल गया, N मिल गया। फिर यहाँ पे O से M हो रहा है। ओके, O से M होने का मतलब क्या हुआ कि आप पीछे जा रहे हैं। कितना पीछे जा रहे हैं, तो आप 2 प्लेस पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इनकी पोजीशंस पता होंगी तो आप आसानी से इसको प्लस माइनस अगर होता है, अभी तो 2 ही हो रहा है, 4 हो 5 हो, तो आप आसानी से करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। जैसे O की पोजीशन कितनी होती है, तो वो होती है 15, 15 में से 2 घटाएंगे, और अब मान लीजिए O की पोजीशन 15 है, M की पोजीशन कितनी होती है 13, मतलब दोनों के बीच का गैप कितने का है, 2 का, तो ये -2 रहा है। B की पोजीशन कितनी होती है 2, C की पोजीशन होती है 3, मतलब ये क्या हो रहा है, प्लस में 1 हो रहा है। I और G पे आते हैं, I की पोजीशन होती है 9 और G की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है 7, तो ये -2 हो रहा है। फिर से हम आगे बढ़े हैं तो L के बाद +1 करेंगे तो M आ जाएगा, फिर से यहाँ पे जाएंगे तो -2 करेंगे तो C आ जाएगा। तो अगर ये इतना सिंपल है तब तो ठीक है। कई बार इसमें 4 का एडिशन, 5 का सब्ट्रैक्शन या एक साथ लगातार बढ़ता रहता है, 5 6 7 8। ओके, तो ऐसे केस में अगर आपको उनकी नंबर पोजीशंस पता होती हैं तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल लेते हैं, उनके बीच का गैप कितना है, फिर कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा। ओके, जब आपको ये पता चल गया पैटर्न क्या है, 1 2 1 2 1 2 का 1 प्लस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, तो आप सेल फोन के लिए भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, सेल फोन। ओके, जो भी इसके इंडिविजुअल लेटर्स हैं इसको हम लिख लेते हैं। अब शुरुआत हम वहीं से करेंगे, +1 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, D। शुरुआत में देख लीजिए ऑप्शन में हर जगह D आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम आ जाएंगे 2 प्लेस पीछे, क्या आ जाएगा C, 4 ऑप्शन में C आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर अगला जो यहाँ पे प्लेस होगा वो किसका होगा, +1 का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा M, तो ये तीनों जगह M आ रहा है, चारों जगह, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, -2, भूल करके भी ये मत सोचिएगा L का M आया तो यहाँ भी M रिपीट कर दीजिए, ये प्लस माइनस हो रहा है, -2 करेंगे। L क्या होता है 12, 12 में से 2 घटाएंगे कितना आता है, 10 आएगा, मतलब J की प्लेस आ गई। ओके, फिर इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, P में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, Q। अब आप मिला लीजिए कि यहाँ तक किसका मिल रहा है, DCMJQ, 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 DCMQJ, ये तो नहीं होगा, DCMJQ। ओके, एक आपका टर्मिनेट हो गया। फिर अगला है -2 करेंगे, H मतलब क्या होता है, 8 होता है, 8 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, F आ जाएगा। ओके, 6 आएगा तो F आ जाएगा। अब देखिए Q के बाद F कहाँ कहाँ पे है, पहले वाले में F नहीं है, फिर यहाँ पे Q के बाद दूसरे और चौथे वाले में F है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम, +1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, O के बाद क्या आता है, P आता है। ओके, तो आप देख लीजिए F के बाद कहाँ कहाँ पे P आ रहा है, दोनों में ही P आ रहा है। ओके, फिर आगे बढ़िए, आप इसमें -2 करेंगे, अगर -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो L आ जाएगा, और आखिरी में +1 करेंगे तो कितना आएगा, F। तो ये आपका कोड हो गया। तो जो दूसरे और चौथे में समानताएं हैं जो काफ़ी हद तक यहाँ पे मिल रही हैं, आखिरी में जाकर के आपको पता चलेगा कि इसका जो सेकंड वाला है वो करेक्ट है, फोर्थ वाले में अपोजिट हो जाता है F और L होने की वजह से। ओके, तो इसका सेकंड वाला करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कई सारे। एक और कोडिंग और डिकोडिंग का लेते हैं। लिखा हुआ है ग्रेड को अगर इस तरीके से लिखा जाता है नंबर में, तो पैथोस को कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो आपको जो भी लिखा गया है उसको आप ऐसे ही देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेट। ओके, GREAT। ओके, तो ये ग्रेट है। अब इसके लिए कोड क्या है, आप देखिए यहाँ पे लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5, और नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा कैसे हुआ, अब आप कैसे समझेंगे कि जी का कोड क्या है।
आर का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा कैसे इसको करना है। लेकिन अगर आपको टेबल पता है तो आपको इनके जो लेटर पोजीशन होते हैं वो भी पता होते हैं। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, देखते ही आपको समझ में आएगा। जी का जो पोजीशन होता है 7 ही होता है, मतलब ये 7 लिखा है। आर का पोजीशन 18 होता है तो ये 8 लिखा है। ई का पोजीशन 5 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है और टी का पोजीशन 20 होता है। मतलब इनकी पोजीशनिंग यहाँ पे लिखी गई है। जब आपने इतना क्रैक किया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब पैथोस को कैसे लिखा जाएगा। पी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप पी पे आएंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओ का मतलब कितना होता है, 15 से होता है, और एस का मतलब होता है 19। ओके, तो अब एक तो ये देख लीजिए 16 से शुरुआत किसकी है, सबकी है। 19 पे ख़त्म कौन है, तो ये तीसरा वाला नहीं 19 पे ख़त्म है, 3 तो 19 पे ही ख़त्म है। तो 16 1, फिर क्या है 20, फिर 8, फिर 15, फिर 19। यहाँ पे 16 1 20 8, यहाँ पे देखिए 15 की जगह 16 है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, ऐसे ही होते हैं। तो एक मैंने आपको बताया कैसे रिवर्सली आपके अपोजिट जो लेटर्स होते हैं तो उनको लेकर के बनता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशनिंग में +2 +3 इस तरीके से या माइनस करके लिया जाता है। चौथा मैंने आपको एक टाइप बताया कि उनकी जो डायरेक्ट पोजीशनिंग है उसको दे करके भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है, लिखा हुआ है इफ़ सीरियल इज रिटन एज दिस देन हाउ एरियल्स कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सीरियल है अगर इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे आप वैसे ही देखिए, अगर ये एस है और नंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब एस का नंबर कितना होता है, पोजीशन आपको पता है 19 होती है। 19 तो यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करें एल की, तो एल की पोजीशन होती है 12, 12 कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोजीशंस हैं इसके नंबर नहीं लिखे गए हैं। तो आप इसको कैसे आप देख सकते हैं, आप इसको सेम जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़, अगर इसको क्रम से लिखिए, ये लिखा हुआ है सीरियल, तो ये क्या हो गया 8 9 1 5 3 7। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कोड आप लगाएंगे। ये तो ऐसा है नहीं कि एस के लिए 8 है और जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स है, इसका मतलब हर एक लेटर का एक नंबर है। कैसे इसको डिनोट किया होगा आपको समझ में नहीं आता है। और फिर आपसे पूछ लिया गया है कि आप बताइए कि इसका एरियल्स के लिए क्या कोड होगा। ओके, AERIAL और S। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, ओके, तो आपको ये सीधे समझना है कि यहाँ पे देखिए जो भी लिखा हुआ है, ओके, जो भी वर्ड दिया गया है, क्या उसी से जो दूसरा वर्ड है वही बना है, उसी के लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए, कोई भी एक्स्ट्रा लेटर उसमें नहीं आया हुआ है। पहले एक बार देखिए तो आप देखेंगे, कहेंगे हाँ जितने लेटर्स इसमें हैं उतने ही लेटर्स, मतलब वही लेटर्स का प्रयोग किया गया, उतने ही नहीं, वही लेटर्स उन्हीं लेटर्स का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि आप जो भी लेटर्स के नंबर हैं उनको सीधे सीधे आप इसको लगा लीजिए कि वही उसका कोड है। तो अब ए के लिए कोड क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3, ई के लिए क्या होगा 9, आर के लिए क्या हो जाएगा 1, और आई के लिए कितना हो जाएगा 5, फिर ए के लिए 3, फिर ये 7 और एस के लिए 8। ये इसका कोड आ गया। 391 537, देखिए 391 538 है, नहीं 391 391 और 357 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है 391, फिर 538 है, 391 537 8। चौथा वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर होता है। इसको कई बार ऐसे भी दिया जाता है जैसे सीरियल इज़ रिटन एज दिस, इसके बाद एक और वर्ड दे दिया कि दूसरा कोई वर्ड है, मान लीजिए लिखा हुआ है ब्रिंग, एक वर्ड दे दिया कि ब्रिंग को दूसरा एक कोड दे दिया आपके सामने, उस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक और तीसरा वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए उसका कोड क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जो तीसरा वर्ड अगर बनेगा इसमें, तो इसके और इसके जो लेटर्स होंगे उसको मिला करके ही बनेगा, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग होगा। तो आपको सीधे सीधे केवल अल्फ़ाबेट्स के अब जो नंबर्स हैं उनको लेना है और सीधे सीधे लगा देना है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है सुभाष रीच्ड अ प्लेस ऑन थर्सडे, ही केम टू नो दैट ही वॉज 3 days अर्लियर दैन द शेड्यूल्ड डे। इफ़ ही हैड रीच देयर ऑन द फॉलोइंग मंडे, हाउ मेनी डेज लेट अर्ली ही वुड हैव बीन। सुभाष एक गुरुवार को एक जगह पहुंचता है और उसे ये पता चलता है कि वो जिस निर्धारित दिन पे उसको पहुंचना था उससे 3 दिन पहले ही पहुंच गया था। तो आप बताइए कि अगर वो आने वाले जो सोमवार है, अगर उस दिन वो पहुंचता
गुरुवार को ना पहुंच करके, तो वो कितने दिन देरी से या कितने दिन पहले पहुंचता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, आप बस ये देखिए कि जो आपको डे दिया गया, जैसे गुरुवार को पहुंचना था, अब ये क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले पहुंच गया, मतलब थर्सडे के साथ आपको 3 दिन ऐड कर देना है। तो थर्सडे में आप 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब उसको कौन से दिन पे पहुंचना था, तो उसको पहुंचना था संडे को। ओके, जब संडे को उसको पहुंचना था और अगर वो मंडे को पहुंचेगा तो क्या होगा, मंडे को पहुंचेगा तो एक दिन लेट होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 डे लेट। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, 1 डे लेट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अब ये एनालॉजी के ऊपर कुछ सवाल बनते हैं। ये सवाल ऐसे होते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। एग्जाम के समय आपका दिमाग कैसे चल रहा है, और अगर सही से चल रहा है तो आप इसको सारे कर लेंगे, वरना कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान से आसान क्वेश्चन भी अटक जाते हैं। लिखा हुआ है गुड बैड, तो आप बताइए कि फ्लोर जो है, जैसे गुड रिलेटेड है बैड से, वैसे ही जो फ्लोर होगा वो किससे रिलेटेड होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गुड और बैड आपस में क्या है, अपोजिट हैं, शुभ अशुभ अगर हिंदी में देखिए तो इसी तरह फ्लोर का अपोजिट क्या होगा, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है फर्श, तो फर्श का अपोजिट क्या होता है, छत होती है, मतलब रूफ। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अब अगला सवाल है एनालॉजी का, भी ये नंबर के ऊपर आधारित है। ध्यान रखिए, एनालॉजी के सवाल केवल वर्ड के ऊपर आधारित नहीं, नंबर के ऊपर आधारित भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लिखा है 17 और यहाँ पे है 4, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर के बीच में आप देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप बन सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 17 में से घटा के 4 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 का अगर आप स्क्वायर कर दीजिए, ओके, 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दीजिए तो आपको 17 मिल जाएगा। तो अगर आप इस नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 करके 17 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 5, मतलब किसका स्क्वायर करके आप प्लस करेंगे, तो अगर आप 5 का स्क्वायर करके करेंगे तो नहीं होगा, 50 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, 7। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब ये जो आपके सामने क्वेश्चन या फिर इस तरह का जो सोल्यूशन लाया गया है, या प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आता रहेगा कि इसमें क्या क्या हम लगा सकते हैं ट्रिक कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। अगला हम लेते हैं, लिखा हुआ है पेजेस, फिर ये बुक से रिलेटेड है, तो बताइए जो लिरिक्स होती है वो कैसे रिलेटेड होगी या किससे रिलेटेड होगी। तो आप ऐसे समझिए कि जो पेजेस होते हैं, मतलब पेज जो होते हैं उसी से मिल करके बुक बनी होती है। ओके, पेज से मिल करके बुक बनी होती है, तो जो लिरिक्स होती है, ओके, मतलब समझिए गाने के बोल या बोल जो होते हैं उससे मिल करके क्या बना होता है, तो उससे मिल करके म्यूज़िक बना होता है, या फिर सॉन्ग बना होता है, या फिर स्पीच बनती है, या फिर डायलॉग बनता है। ओके, तो अगर हम बात म्यूज़िक की करें तो म्यूज़िक के लिए थोड़ा सा मन में ऐसा संशय हो सकता है कि म्यूज़िक कैन बी विदाउट लिरिक्स, कि आप अगर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो आप बिना लिरिक्स के भी म्यूज़िक को सुनते हो, वो म्यूज़िक ही होती है। ओके, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हों। ओके, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि क्या कोई गाना अगर कंपोज हुआ है, मतलब गाना बना है, तो क्या वो बिना लिरिक्स के बना होगा, आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड वाला सॉन्ग आना चाहिए, ना कि स्पीच और डायलॉग तो होगा ही नहीं। ओके, तो सॉन्ग से रिलेटेड होता है लिरिक्स। अगला हम लेते हैं, लिखा हुआ है सोल्जर्स, और ये क्या है, आर्मी, कि सोल्जर्स जिस तरीके से कनेक्टेड हैं आर्मी से, आर्मी जिस तरीके से कनेक्टेड है सोल्जर से, उसी तरह म्यूजिशियन किससे कनेक्ट होंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। ओके, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि सोल्जर से मिल करके आर्मी बनती है, या फिर आप कह सकते हैं सारे सोल्जर्स को मिलाइए तो उसी को आर्मी कहा जाता है। तो वैसे अगर म्यूजिशियन को आप इकट्ठा करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बैंड। ओके, म्यूज़िक बैंड की बात आप करते हैं, सुनते होंगे। ओके, कि ये इसका बैंड है, ये इसका बैंड है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। इसी तरीके से एनालॉजी सॉल्व होती है, आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा। ओके, और ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अब ये नंबर के ऊपर आधारित है, लिखा हुआ है 1 और 8, कि 1 8 से कैसे कनेक्टेड है, तो आप बताइए 64 से क्या कनेक्टेड होगा। तो अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 में अगर आप 8 का गुणा कर लीजिए तो आपको क्या मिलता है, 8 मिलेगा। तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 1 में 8 का गुणा किया तो यहाँ पे 64 है, मतलब 8 का गुणा होकर क्या होगा, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। देखिए 8 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, मतलब ये लॉजिक सही नहीं है।
फिर और क्या हो सकता है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये 1 है, मतलब हम इसको 1 का क्यूब कह सकते हैं। ये 8 है तो ये 2 का क्यूब है, और ये 64 है मतलब ये 4 का क्यूब है। तो बीच में किसका क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए 27। तो कौन सा ऑप्शन से इसका थर्ड वाला। जब आप इसको खुद से सॉल्व करते हैं तो हो सकता है इसमें टाइम लगे, लेकिन जैसे जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतने ही और नज़रिए आपको सोचने के मिलते जाएंगे। अगला सवाल है, अब ये आपका बड़े छोटे के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का है। लिखा हुआ है ए इज़ ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी, कि ए जो है वो बी से बड़ा है बट सी से छोटा है। कैसे इसको करेंगे, जैसा जैसा एक एक सेंटेंस में बातें कही जाएं उसको वैसे वैसे आप दिखाइए। ए बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे ए ग्रेटर देन बी, लेकिन कह रहे हैं कि वो सी से छोटा है तो सी ग्रेटर देन ए। लिखा हुआ डी इज़ यंगर देन ई, कि जो डी है वो ई से यंगर है, बट ओल्डर देन ए, लेकिन ए से बड़ा है। तो आप इसको इसके साथ अभी कनेक्ट मत करिए, इसको एक नीचे लिख लीजिए कि डी जो है वो ई से यंगर है, मतलब छोटा है, लेकिन वो ए से बड़ा है। ओके, फिर लिखा हुआ है इफ़ सी इज़ यंगर देन डी, कि अगर जो सी है वो यंगर है डी से, तो आप बताइए हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, कि आप ओल्डेस्ट बताइए सबसे कौन है। तो अब जब आपने तीनों स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा, अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये एक क्रम आपको पता है। ओके, दूसरा क्रम आपको क्या पता है, ये वाला, जिसमें आपको ये पता है कि डी जो है ए से बड़ा है। अब डी कहाँ पे आएगा, सी और ए के बीच में कहीं आ सकता है या फिर सी से बाहर, तो वो तीसरा वाला क्रम बता रहा है कि जो डी है वो सी से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि ई आ जाएगा ग्रेटर देन डी हो गया, डी जो है बड़ा है सी से और सी बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है ई। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, इसी में एक और सवाल अगर पूछा जाए कि हु इज़ द सेकेंड यंगेस्ट ऑफ ऑल, कि सब में से सेकेंड यंगेस्ट कौन है, दूसरा सबसे छोटा। तो सेकेंड यंगेस्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड यंगेस्ट इसमें कौन होगा, तो ये होगा ए। सबसे छोटा कौन है, बी, तो सेकेंड यंगेस्ट होगा ये। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका दूसरा वाला ए इसका सही होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के भी पूछे जा सकते हैं। और एक जो आपका स्टेटमेंट दे करके पूछा जाता है कि किसी ने किसी की तरफ इशारे करके बताया कि वो उसका कुछ लगता है, तो बताइए दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ऐसे भी, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, ए बी का भाई है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट आपको बताता जा रहा है उसको वैसे वैसे आप बनाते रहिए। ए जो है बी का भाई है, इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मेल और फीमेल को आप डिनोट करते रहिए। ए बी का भाई है, तो मतलब ए का हमको जेंडर पता चला क्या है, प्लस। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब आप फीमेल कर सकते हैं। इसके कई सारे और भी नोटेशन हो सकते हैं, कुछ लोग डॉट लगा देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर लिखा है सी डी का पिता है। सी जो है वो डी का पिता है। अब सी और डी के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं। लिखा हुआ है ई बी की माँ है। ई जो है बी की माँ है, तो हम इसको ऊपर ले जाएं ऐसे और यहाँ पे हम बना दें ई को, और ई का जेंडर पता है कि वो मदर है तो फीमेल है। ए डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है, तो हम ऐसे इसको बना दें। ओके, मतलब ए और डी भाई भाई हैं, तो ए और डी दोनों का जो जेंडर है वो हमको पता चल गया। फिर लिखा है ई और सी से कैसे संबंधित है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको एक बात ये भी बताई गई है कि जो सी है वो डी का पिता है, मतलब आप इसको एक स्टेप और ऊपर ले जाइए और यहाँ पे सी को बना दीजिए तो ये इसका पिता है। मतलब क्या हुआ कि ये सारे आपस में भाई बहन, आप कह सकते हैं भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, तो ये क्या है एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हुए। तो ई सी से कैसे रिलेटेड है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जाए वही आप कमेंट करेंगे। तो ई क्या है, तो सी की वाइफ है, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, कि जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है, तो हमको बी के बारे में नहीं पता कि बी भाई है या फिर बहन है। आप ऐसे कह सकते हैं आइदर सन और डॉटर, लेकिन एग्जैक्ट हमको इसका जेंडर नहीं पता, तो आप इसको ऐसे बता भी नहीं देंगे, खुद से मान करके भाई ही होगा और टिक करके आगे बढ़ जाइए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 26 एंड रन इज इक्वल टू 28 देन गेट इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीएचएसएल में काफ़ी पूछे जाते हैं और रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी 2-3 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है।
कह रहा है कि अगर a इक्वल टू 26 है तो रन इक्वल टू 28 होगा। कैसे? तो a इक्वल टू 26, इसको करने का तरीका ये है कि जो पहला लेटर दिया रहे उसको आप सोचिए कि अल्फ़ाबेट में उसकी पोजीशन क्या होती है। तो a की पोजीशन कितनी होती है? 1 होती है, लेकिन इसकी पोजीशन कितनी दिया गया? 26, मतलब इसकी पोजीशन को अपोजिट किया गया है। जेड की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 26। तो ए और जेड क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तो इनकी पोजीशंस को अपोजिट कर दिया गया है। ओके, तो ए की पोजीशन अगर क्या हो गई? 26, तो मतलब ये सारी जो पोजीशंस होंगी ये अपोजिट ही होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेबल आप अगर उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, पोजीशंस वगैरह अपोजिट वगैरह, तो हर जगह काम देगी, वो बहुत काम देगी। RUN ऐसे लिखा हुआ है। अब R की एक्चुअल पोजीशन होती है 18, लेकिन अपोजिट पोजीशन लेनी है तो R का अपोजिट क्या होता है? I की पोजीशन क्या होती है? 9। U की पोजीशन अगर आप देखिए तो वो होती है 21, लेकिन U F का अपोजिट होता है, तो F की पोजीशन कितनी होती है? 6, प्लस N की पोजीशन होती है 14, लेकिन M का अपोजिट होता है तो क्या होता है? 13। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। तो हाँ, एकदम सही लॉजिक हमारा है, और यही लॉजिक इसी तरह बनता ही है। ये तो आपको मैंने बताया है। आपको क्या करना है, सीधे गेट के बारे में अब ये देखना है कि इसका जो एडिशन है वो कितना आता है। ओके, तो जी का मतलब क्या हो गया? जी का मतलब हो गया 7, लेकिन 7 का अपोजिट क्या होता है? टी मतलब 20। ए का अपोजिट ये कितना हो गया? 26। टी का अपोजिट क्या होता है? तो ये टी का अपोजिट होता है जी, मतलब कितना आ जाएगा? 7, प्लस में ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 22। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 20 और 26 कितना हो जाएगा? 46। 46 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। 53 में आप 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। तो सेकंड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एक और सवाल लेते हैं। इसी तरह लिखा है इफ़ जी इक्वल टू 7, तो जब आपको पहला जो लेटर है उसकी पोजीशन बताई जाए तो आपको वैसे ही समझ लेना है। अगर जी इक्वल टू 7 है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जी की पोजीशन एक्चुअली में भी 7 होती है और यहाँ पे 7 दी गई है, और AIR इज इक्वल टू क्या है? 28। तो आपको CAT की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको जिसकी जैसे पोजीशन है उसको उसी के अनुसार बता देना है। C की पोजीशन होती है 3, A की होती है 1 और T की होती है कितनी? 20 और ये 3 23 1 24, कितना आ जाएगा? 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला 24। अगला सवाल लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स, कि आपको करेक्ट सेट लेना है सिंबल्स का। इस तरह के सवाल आपके RRB NTPC और SSC CHSL और CGL सब में आपके पूछे जाते हैं। आपको इसमें समझना बस क्या है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू लिखा गया है तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, अगर इक्वल टू नहीं लिखा गया है तब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको फिर बहुत ज़्यादा सावधानी से इसको करना होता है। यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे हैश है वहाँ पे इन सिंबल्स को रखना है और बताना है वो सेट ऑफ सिंबल्स जिसको आप यहाँ पे बीच में रख दें तो उसका जो पूरा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 90 आएगा, 90 आएगा। तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप थोड़ी बहुत सावधानी इसमें बरतिए, तो आप कई सारे ऑप्शंस को यहाँ से हटा सकते हैं कि वो तो आंसर नहीं हो सकते। जैसे आप तीसरे को देखिए कि अगर आप पहले जगह पे आप डिवाइडेड बाय रख देंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद ये पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर है नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये तो थर्ड वाला तो नहीं हो सकता। फिर आप देख लीजिए, आप यहाँ पे अगर आइए कि लिखा है 23 में प्लस आप ऐड करेंगे और उसके बाद कितना होगा? 27, और गुणे में अगर आप 13 करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 90 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखिए कि 23 में आप 4 का गुणा करें, तो 23 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92। फिर अगर प्लस रखेंगे तो प्लस, अब अच्छा इसको करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा था, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। आपको इसको करते हुए भी बॉड मास का जो रूल है वो याद रखना होगा, मतलब उसको समझ के रखना होगा। जैसे भी मैं करने लगा था वैसे अगर आप करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए भी गलती हो सकती है। आपको इसको रख के देखना होगा। अगर यहाँ पे आप रख के इसको देखेंगे, ये 23 है, 23 गुणे में 4 करेंगे, प्लस में 13 करेंगे और माइनस में 11 करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 23 गुणे में 4 कितना आ जाएगा? 92। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना है? तो ये है 13, और यहाँ पे कितना है? तो ये है 11। तो अगर आप इसमें 13 ऐड कर देंगे, ओके, 13 ऐड करेंगे और 11 घटाएंगे तो ये 90 आएगा क्या? नहीं, 13 ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 90 तक वो पहुंच नहीं पाएगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। पहला और दूसरा तो हमने वैसे ही देख लिया था कि वो नहीं हो सकता। ओके, कैसे होगा?
तो यहाँ पे अब हम अगर आगे बढ़ें, पहले वाले ऑप्शन में भी हमने देखिए शायद वही किया था, बॉड मास नहीं फॉलो किया था, कि आप 13 गुणे में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 52 में आप 23 ऐड करेंगे, ओके। 52 में हम कितना ऐड करेंगे, 23, कितना हो जाएगा 5, 5 2 7, और फिर आपको 11 घटाना होगा तो 90 नहीं पहुँच पाएगा। चौथा वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं, 23 गुणे में 4 और माइनस में 13 और प्लस में 11। 23 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, 92, माइनस में 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 79, प्लस में 11 करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो चौथा वाला सेट ही इसका करेक्ट है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, ये भी इसी तरह का आपके सामने लिखा हुआ है। अब कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें शुरुआत में ही हिंट मिल जाती हैं, तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि आप आंसर निकाल सकते हैं इसका कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई किसके बीच में हो रहा है, सेकंड वाला जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, ओके। मतलब ये 6 3 18 हो जाएगा, और प्लस आप करेंगे 15, फिर -6 करेंगे 3 आएगा क्या, नहीं आ सकता। मतलब एकदम ओरली ही देखना है। फिर ये डिवाइड हो रहा है किसके बीच में, इनके बीच में, 3 दूनी 6 करेंगे, फिर प्लस करेंगे और उसके बाद -6 करेंगे तो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच में, 6 3 18 हो गया, ओके। और यहाँ पे हम देखें तो तीसरा वाला थोड़ा हमको लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कि 5 यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 + 6 -3 और मल्टीप्लाइड बाय 18, कि 18 गुणे में हम 18 नहीं 6 3 18 होगा, 6 गुणे में 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18। फिर 18 में से हम 6 को घटा लेंगे तो मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में 12 आएगा। माइनस में 12 में +15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। मतलब इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चौथे वाले ऑप्शन को भी देख लीजिए, 15 गुणे में 6 करेंगे 90 हो जाएगा, माइनस में 3 करके +6 करेंगे 3 के आसपास नहीं, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, ओके। एक हम और देखते हैं इस तरह का सवाल। अब इस तरह का सवाल जो हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में जो बातें बताई जाती हैं उसको ध्यान रखना होता है। जैसे लिखा है इफ़ प्लस मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई, कि अगर प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो, और अगर मल्टीप्लाई का मतलब सब्ट्रैक्शन हो, मतलब सब्ट्रैक्ट आप करें, डिवाइड यहाँ पे घटाएं, इसको माइनस करें, और माइनस का मतलब क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और डिवाइड का मतलब क्या हो जाए, प्लस हो जाए। मतलब जो ऑपरेटर्स के नेचुरल जो यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं उसको हमने बदल दिया कि प्लस अगर लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई की तरह लेना है, मल्टीप्लाई लिखा है तो उसको माइनस करना है, माइनस लिखा है तो डिवाइड करना है, डिवाइड लिखा है तो प्लस करना है। करें ये सब करने के बाद बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओके। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे जैसे आपको जो भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उसको वैसे वैसे आप रिप्लेस कर लीजिए। प्लस आया है मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करिए, इंटू में 2 करिए। यहाँ पे बस कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है कि हमारा दिमाग और हमारा हाथ इतना ज़्यादा अभ्यस्त होते हैं ऑपरेटर्स को लेकर के कि यहाँ पे जैसे डिवाइड दिखता तो हम डिवाइड यहाँ पे लिख देते, और वहीं पे गलतियाँ होती हैं। जैसे 15 + 2 था तो हम 15 + 2 ही लिख देते एग्जाम में करते हुए जल्दीबाजी में। ये नहीं करना, ओके। प्लस यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे +3 करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, तो हम -5 करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर -7 का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व कर लेते हैं। 15 गुणे में 3 करेंगे कितना है, 15 गुणे में 2 करेंगे कितना आएगा, 30 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 33। 33 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। सही ऑप्शन क्या है इसका, फोर्थ वाला, ओके। मतलब इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अब अगला सवाल इसी तरह का हम लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स आपके अलग अलग हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीधे लिखेंगे 23, माइनस में 5 है तो माइनस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो हम माइनस में 5 कर लेंगे। फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। ये ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस में 5 है, प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय 5। 23 गुणे में 5 करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 115। माइनस में 5 दूनी 10, 10 इसमें से घटा लेना है, ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 105। 105 को हमको 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 21। सेकंड वाला जो आंसर है ये इसका करेक्ट है। एक और सवाल है, मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने से सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताइए। ये आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कठिनाई है या फिर इसमें कुछ और तरीके लगने हैं। बस आपको इसको ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। नहीं आपको आता है कोई बात नहीं, अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहीं से शुरुआत करूंगा, इसको बताता हुआ आपको चलूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो SSC CHSL या फिर RRB NTPC की तैयारी
कर रहे हैं ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पता चले कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।